अमीर घर की गरीब बहू का इंसाफ। निशा को आज भी वह दिन याद है जब वह इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी। आने वाली जिंदगी के सपने तो उसकी आंखों में थे ही, लेकिन एक डर भी था। उसके मायके और ससुराल में रात दिन का अंतर था। उसके मायके का घर मुर्गी के दड़बे जैसा था। 2 जनों से ही वह एक कमरे का घर भर सा जाता था। सुबह उसी कमरे में नहा लेते थे, दिन में उसी कमरे में खाना बना लेते थे और रात में उसी में सो जाते थे। उसके ससुराल में 3 कमरों का घर था। अलग से रसोई घर था और बाथरूम भी था। उनमें से एक कमरा उसे मिलने वाला था। निशा की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। निशा के पिता की मृत्यु तो उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी निशा की मां ने जैसे तैसे निशा को 10वीं पास करवा ही दी थी। निशा बच्ची से युवा होने लगी थी। जब कहीं कोई कली खिले तो भंवरे भी आसपास मंडराने लग जाती है। निशा के घर के बाहर शहरों का आना जाना बढ़ गया था। एक दिन तो एक लड़का निशा के घर के बाहर ही डेरा जमाकर बैठ गया था। डर के मारे निशा घर से बाहर ही नहीं निकली। शाम को जब माँ वापस आई तो निशा माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। माँ अगले दिन ही निशा को अपने साथ काम पर ले जाने लगी थी। निशा की माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी उनमें से एक जज साहिबा भी थी। निशा की माँ की आपबीती सुनकर उन्होंने निशा और उसकी माँ को पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। तुम अपने निकट के थाने में जाओ, मैं थानाधिकारी से बात कर लूँगी, जज साहिबा ने कहा। दीदी, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। हम गरीबों को वैसे ही कौन इज्जत देता है। थाने में जाने से हमारी बदनामी होगी, निशा की माँ ने कहा। जज साहिबा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ और लोगों ने निशा की माँ को सुझाव दिया कि निशा की शादी करवा दो। पराई अमानत जितनी जल्दी दूसरों के घर पहुँचे उतना ही अच्छा है। उन्हीं दिनों निशा के एक दूर के मामा ने एक रिश्ता बताया। डूबते को तिनके का सहारा था। लड़का विदुर है, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, बस 2 ही भाई है। लड़का सरकारी नौकरी करता है। एक छोटा भाई है जो कि अभी पढ़ रहा है। बस लड़का अपनी निशा से थोड़ा बड़ा है। जाति समान होने के कारण वह अपनी निशा को बहू बनाने के लिए तैयार है, नहीं तो उनके बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, निशा के मामा ने कहा। निशा की माँ तो सपनों में भी ऐसा रिश्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जो निशा से थोड़ा सा बड़ा था, यह थोड़ा सा अंतर 13 वर्ष का था। माँ को ज़्यादा नहीं अखरा था। बेटा, मर्द का क्या है, हमेशा ही जवान रहता है। यह तो सरकारी नौकरी है। तेरी गरीब माँ इससे बढ़िया रिश्ता कभी ढूंढ नहीं सकती। विदुर है लेकिन कोई छोरा छारी नहीं है। पता नहीं माँ अपने आप को समझा रही थी या निशा को, लेकिन निशा को इस रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं था। एक साधारण से समारोह में कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में निशा की शादी हो गई थी। जज साहिबा निशा की तरफ से शादी में आई थी। कुछ मिनट रुककर वह चली गई थी। निशा इस घर में राकेश की दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन वह हमेशा गरीब की बेटी ही रही। उसे बार बार यह एहसास दिलाया जाता था कि उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। ससुराल में किसी दिन खाने के लिए कुछ अच्छा बनता तो कहा जाता, निशा शर्मा मत, अच्छे से खा ले। आज से पहले तुझे ये सब खाने को कहाँ मिलता होगा। कोई भी नई साड़ी या सूट आता तो कहा जाता, इसको तो पसंद आ ही जाएगा। आज से पहले तो दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। कहीं पर भी जाना होता तो कहा जाता कि अच्छे से तैयार हो। तेरी बस्ती में तो कुछ भी चल जाता होगा, यहाँ अच्छे से रह, हम लोगों की भी कुछ इज्जत है। इसके घर से क्या आएगा, इसकी माँ खुद का पेट भर ले वही बहुत है। हम तो कन्या कलश लेकर आए हैं, बस हमने तो सोचा था एक गरीब की लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। निशा की सास
अक्सर यही बातें करती रहती थी। जब भी कोई उनसे निशा के मायके के लेकर पूछता, गलती से कोई निशा की प्रशंसा कर देता तो निशा के साथ फौरन कह देती, सब कुछ यही सिखाया है मैंने, हमारे घर के खान पान से ही इसकी रंगत निखरी है। निशा 2 वक्त के खाने और कपड़े तथा एक छत के बदले उस घर का सारा काम करती और अपनी माँ का और खुद का अपमान सहती रहती। उसकी बस्ती में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी, गरीब की जोरू पूरे गांव की भाभी होती है। गरीब को अपमानित करना बड़ा आसान होता है। पूरी उम्र वह यही देखती आ रही थी। निशा ने किसी से सुना था कि बहू अपने से कमज़ोर खानदान की लानी चाहिए। अब निशा को इसका मतलब समझ में आने लगा कि अपने से कमज़ोर परिवार की बहू को आसानी से दबाया जा सकता है। ऐसी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखा जा सकता है। ऐसा केवल निशा जैसी कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है। निशा अपमान के कड़वे घूंट पी पी कर ससुराल में रह रही थी, क्योंकि स्त्री के पास कोई और विकल्प नहीं होता और ससुराल में चुपचाप सब सहना यही तो संस्कार है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा अगर राकेश की एक दुर्घटना में मौत होने की खबर ना आई होती। राकेश की मृत्यु के 15 दिन बाद निशा के ससुराल वालों ने निशा को उसकी मां के घर भेज दिया। निशा एक बार गई, 1 महीना हो गया, लेकिन ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया। उधर मायके में निशा एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में दिखाने लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने निशा का चेकअप किया और बताया कि निशा माँ बनने वाली है। अगर पहले जैसा वक्त होता तो निशा और उसकी माँ खुशी से झूम उठते, लेकिन अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों अपने घर आ गए थे। रात को खाना खाने के बाद निशा और उसकी माँ गद्दे फर्श पर डालकर लेट गए थे। निशा, अब तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा, निशा की माँ ने निशा को कहा। ये बुलावे का इंतज़ार नहीं कर सकते, तेरा होने वाला बच्चा उस घर का वारिस है। माँ, ये बच्चा मैं कैसे पालूंगी? निशा रोने लग गई। रो मत, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। कल ही हम तेरे ससुराल चलेंगे, माँ ने निशा की पीठ सहलाते हुए कहा। उधर राकेश की माँ ने नॉमिनी एप्लीकेशन को ऑफिस में दे दिया था, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई थी। राकेश की नॉमिनी उसकी माँ ही थी। राकेश के घर वालों को ये बात पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने निशा को उसके मायके भेज दिया था। उन्होंने राकेश के ऑफिस में डेथ ग्रेचुटी और फैमिली पेंशन के लिए पेपर भी सबमिट करवा दिए थे। राकेश की जगह उसके भाई को नौकरी दे दी जाए, इसके पेपर भी सबमिट कर दिए थे। अगले दिन ससुराल वालों के इरादों से बेखबर निशा अपनी मां के साथ अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि उनके बेटे की बीवी मर चुकी है। निशा की तो कभी उनके बेटे से शादी ही नहीं हुई। निशा ने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। निशा और उसकी मां सीधे जज साहिबा के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। निशा की मां को डर लग रहा था कि कहीं इतिहास अपने आप को ना दोहरा दे। निशा के दादा दादी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, इसलिए उन्हें ससुराल का सहयोग नहीं मिला। निशा के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे की जिंदगी संवारने के चक्कर में हैं। निशा को उसके पति की जगह सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि वह पत्नी होने के नाते उसकी उत्तराधिकारी है और उसे बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। उसके ससुराल वाले नौकरी और रकम सब डकारना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जज साहिबा ने कहा, दीदी अब हम क्या करेंगे? अब तो निशा पेट से भी है। निशा की मां ने पूछा। सबसे पहले निशा के पति के ऑफिस में हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि निशा उसकी कानूनन उत्तराधिकारी है। मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, जज साहिबा ने कहा। सर्टिफिकेट तो कोई नहीं है हमारे पास, निशा ने कहा। तुमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, जज साहिबा ने कहा। दीदी अब ये कानूनी दापेश हम तो नहीं जानते, निशा की मां ने कहा। अरे ये कानूनी दापेश नहीं है, यह तो बेसिक बातें हैं। निशा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, जज साहिबा ने कहा। नहीं दीदी, निशा ने कहा। राकेश ने तुमसे कभी कोई नॉमिनी आदि की बात भी नहीं की।
जज साहिबा ने पूछा। नहीं दीदी, वह क्या होता है? निशा ने अनभियता जाहिर की। शादी के बाद पति की संपत्ति, पैसों आदि पर पत्नी का अधिकार होता है। ऐसे ही कागज पत्रों पे लिख देना और सरकार के पास भेज देना। जज साहिबा ने उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की। अरे दीदी, हमें तो यह पता ही नहीं था, निशा और उसकी माँ ने कहा। तुम्हें क्या, बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को पता नहीं होता। शादी के बाद पति को याद दिलाकर यह सब पूरा करवा लेना चाहिए। शादी के समय लड़की को और बातें समझाने के साथ यह भी समझाना चाहिए, जज साहिबा ने कहा। तो दीदी अब क्या होगा? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लिखा पढ़ी भी हमको करनी नहीं आती। लिखा पढ़ी भी हमको करनी नहीं आती। क्या हमारी निशा और उसके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, जज साहिबा ने कहा। चिंता कैसे न करें, हमें डर लग रहा है कि हम अपनी बेटी को कहीं अपनी खुद की किस्मत में ही विरासत में न सौंप दे, निशा की माँ ने कहा। ऐसा मत सोचो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई बात नहीं निशा की शादी को फोटो से हम साबित कर सकते हैं कि वह राकेश की कानूनन पत्नी है। कुछ गवाह तो मिल जाएंगे, मैं पुलिस से बात कर लेती हूँ। तुम ससुराल जाकर ही रहो, घरेलू अहिंसा अधिनियम तुम्हारी सहायता करेगा, जज साहिबा ने कहा। जज साहिबा की सलाह के अनुसार निशा अपनी मां के साथ अपने पति राकेश के ऑफिस पहुंची। वहां ऑफिसर से बात की और उन्हें शादी की फोटोज दिखाई। आप सही समय पर आई हैं, आज ही हम राकेश की मां को ग्रेच्युटी का चेक देने वाले थे, अधिकारी ने कहा। जज साहिबा के फ़ोन का कमाल था कि अधिकारी भी उन्हें बहुत सहयोग कर रहे थे। अधिकारी ने राकेश की फाइल और सर्विस बुक मंगवा कर देखी। उसमें निशा को नॉमिनी बनाए जाने के लिए एप्लीकेशन भी थी। अधिकारी ने अपने मातहत को बुलाकर कहा, नॉमिनी एप्लीकेशन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आप अपने सारे पेपर सबमिट कर दीजिए, आपका दावा सबसे मजबूत है। आपके ससुराल वालों ने भी कागज़ सबमिट कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, अधिकारी ने निशा से कहा। शुक्रिया सर, वक्त भले ही लग जाए लेकिन मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, निशा ने कहा। अगर आप पहले ही आ जाती तो इतनी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, लेकिन देर से ही दुरुस्त तो आए, अफसर ने कहा। आज निशा और उसकी मां को एक बार फिर कम पढ़े लिखे होने का अफसोस हो रहा था। कागज पर उकरी हुई आड़ी तिरछी रेखाएं कितनी ताकतवर होती है, ये किसी की ज़िंदगी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है। पुलिस की मदद से निशा अपने ससुराल में रहने आ गई थी। आज किसी ने उससे बात नहीं की, अपना खाना पीना सब अपने ही कमरे में किया। सासू माँ ने कह दिया। अपने दावे को मजबूत करने के लिए निशा ने कभी कभी अपने ससुराल आकर रहने का निश्चय किया था। निशा ने अपने पति के ऑफिस में एप्लीकेशन लगा ही दी थी। पति के ऑफिस वालों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। ससुराल वाले कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो कोर्ट चले गए थे, लेकिन निशा का पक्ष मजबूत था। कुछ महीनों के बाद निशा के दावे को मान लिया गया था। उसे पति की पेंशन मिली और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसे योग्य बना दिया गया। इसी बीच निशा ने एक बेटे को भी जन्म दिया और कागज के महत्व को समझते हुए निशा ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। नौकरी लगते ही गरीब की बेटी निशा अपना ससुराल छोड़कर अपने बेटे को लेकर नौकरी वाले शहर चली गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।